नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत और मैं हूं शांता सिंह। आरएसएस से राहुल गांधी की चिढ़, गुस्सा और दुराव की क्या वजह है? आखिर क्यों वो आरएसएस के बारे में बेहद तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि आरएसएस ने कांग्रेस ही नहीं, नेहरू गांधी परिवार के बारे में कभी बिलो द बेल्ट वार नहीं किया। आज आरएसएस की इसी फिलॉसफी की बात करेंगे और बताएंगे कि राहुल गांधी को कांग्रेस का इतिहास पढ़ना चाहिए, जिसमें आरएसएस के बारे में भी बहुत सारी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। कांग्रेस का इतिहास मतलब अपने परिवार का इतिहास नहीं, बल्कि उस कांग्रेस का इतिहास जिसमें महात्मा गांधी थे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, पंडित मदन मोहन मालवीय थे और खुद एक समय में आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार भी थे। आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि 1938 में क्यों नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आरएसएस में बेहद दिलचस्पी जगी थी, जबकि वो विचारों से आरएसएस से प्रभावित नहीं थे। आरएसएस व्यक्तिगत आलोचनाओं, प्रशंसाओं के चक्कर में कम ही फंसता है। कांग्रेस से आरएसएस की वैचारिक दूरी जग जाहिर है। लेकिन जब 21 मार्च को बेंगलुरु में 3 दिन की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई, तो उसमें पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी गई, जिनका कुछ समय पहले ही देहांत हो गया था। ये आरएसएस ही कर सकता है कि एक तरफ अपने विचारों से कतई सहमति नहीं रखने वाले राजनेता के प्रति उच्च संवेदना और श्रद्धा का प्रदर्शन कर सकता है, तो दूसरी ओर अपने विचारों से प्रभावित सरकार को ये कह सकता है कि सरकार को अपने लोगों का ख्याल रखना चाहिए। जिस बेंगलुरु में मनमोहन सिंह को याद किया गया, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, उसी बेंगलुरु में मणिपुर की स्थिति को लेकर चिंता भी जताई गई। विचारों में इस ईमानदारी के बीच आरएसएस के इसी साल 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। लेकिन जब आरएसएस का जन्म हुआ था, तब वो सिर्फ 13 साल का था। तभी उसके प्रति युवाओं के बढ़ते आकर्षण को देखकर कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी दंग रह गए थे। बल्कि आरएसएस के विचारक राकेश सिन्हा ने बीबीसी को लिखे एक लेख में इस पर विस्तार से बताया है। ये बात 1938 की है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस तब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। 30 अक्टूबर 1938 को महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष शंकर राव देव को एक पत्र लिखा उन्होंने। उस चिट्ठी में ये चिंता जताई गई थी कि दिन प्रतिदिन कांग्रेस की तुलना में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति छात्रों और नौजवानों का आकर्षण बढ़ता जा रहा है। नेताजी ने देव से इसका कारण जानना चाहा। नेताजी को लगता था कि संघ का अनुशासन, संघ की यूनिफॉर्म, संघ की परेड और शाखा ये युवाओं में उसके बढ़ते आकर्षण की वजह होगी। इस पर 6 नवंबर 1938 को शंकर राव देव ने 2 पन्नों का एक उत्तर भेजा। इसमें उन्होंने बताया कि संघ की इतिहास दृष्टि, भारत की प्राचीन संस्कृति को सम्मान दिलाने का उसका प्रयास और भारतीय सभ्यता के परिवेश में भारत की राष्ट्रीयता को परिभाषित करने की संघ की कोशिश ही उसके विस्तार का प्रमुख कारण है। शंकर देव राव विशुद्ध कांग्रेसी थे, लेकिन उनकी सूक्ष्म दृष्टि ने आरएसएस के प्रति युवाओं के आकर्षण के कारणों को पढ़ लिया था। आरएसएस को अपने सामाजिक और सांस्कृतिक अभ्युदय के क्रम में कई उतार चढ़ावों से गुजरना पड़ा। उस पर 3 बार तो पाबंदियां लगी। पहली पाबंदी तब लगी जब 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। यहाँ एक गफलत की स्थिति बताई जाती है कि आरएसएस से गांधी का 36 का आंकड़ा था, लेकिन 1934 में ही गांधी जी ने महाराष्ट्र के वर्धा में आरएसएस के एक कैंप का दौरा किया था। तब उन्होंने आरएसएस की तारीफ की थी। बाद में 16 सितंबर 1947 यानी आजादी के 1 महीने बाद दिल्ली की स्वीपर्स कॉलोनी में वो आरएसएस के एक बैठक में बोलने के लिए गए थे। इस पर 28 सितंबर 1947 को गांधी जी के साप्ताहिक समाचार पत्र हरिजन में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, जिसमें लिखा था कि गांधी ने कहा है कि वो कई साल पहले वर्धा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिविर में गए थे, जब संस्थापक श्री हेडगेवार जीवित थे। स्वर्गीय श्री जमनालाल बजाज उन्हें शिविर में ले गए थे और वो आरएसएस के अनुशासन, छुआछूत से दूरी और कठोर सादगी से बहुत प्रभावित हुए थे। गांधी जी की हत्या की खबर जब आरएसएस के तत्कालीन सरसंघचालक एमएस गोलवलकर को मिली, तो वे चेन्नई में एक कार्यक्रम के लिए पहुंचे थे। उस वक्त गोलवलकर के सामने चाय रखी थी। उन्होंने चाय का प्याला उठाया ही था कि किसी ने हड़बड़ी में आकर खबर दी कि गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस खबर को सुनकर गोलवलकर सन्न रह गए, चाय का प्याला नीचे रख दिया और उनकी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि ये देश के लिए कितना दुर्भाग्य है।
फिर उन्होंने तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी के सबसे छोटे बेटे देवदास गांधी को शोक संवेदना के तार भेजे। साथ ही अपने सारे कार्यक्रमों को रद्द करके वो नागपुर लौट आए। आरएसएस तब तक 22 साल का हो चुका था। उन 22 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि आरएसएस की शाखा एक भी दिन के लिए बंद हुई हो। लेकिन गांधी की हत्या के बाद आरएसएस ने एक अभूतपूर्व कदम उठाया। वो कदम उठाया जो आरएसएस के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। यहाँ तक कि पहले सरसंघचालक हेडगेवार के निधन के बाद भी वो कदम संघ ने नहीं उठाया था। लेकिन गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए आरएसएस ने अपनी सभी शाखाओं को 13 दिनों के लिए बंद कर दिया। लेकिन आरएसएस पर 4 फरवरी 1948 से 11 जुलाई 1949 तक पाबंदी लगी रही। गांधी जी की हत्या की जांच के लिए कपूर आयोग बैठा था, जिसने 1969 में जब गांधी जी के 100 साल पूरे हुए थे उसी साल अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसमें आरएसएस को गांधी की हत्या के मामले में किसी भी भूमिका में दोष मुक्त पाया था। उसका निष्कर्ष ये था कि ये साबित नहीं हुआ है कि आरोपी आरएसएस के सदस्य थे, न ही ये साबित हुआ है कि उस संगठन का हत्या में हाथ था। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आरएसएस महात्मा गांधी या कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के खिलाफ हिंसक गतिविधियों में लिप्त था। ये भी याद रखिए कि जब कपूर आयोग की रिपोर्ट आई थी तब जनसंघ या बीजेपी की सरकार नहीं थी। कोई अटल बिहारी वाजपेयी या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे। उस वक्त इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। इसलिए कोई भी ये आरोप नहीं लगा सकता कि आरएसएस ने सत्ता से दबाव डलवाकर अपने पक्ष में फैसला करवा लिया, जैसा कि बोलना आजकल कुछ लोगों के लिए फैशन हो गया है। और हाँ, आरएसएस के प्रातः स्मरणीय लोगों की सूची में जो एक नाम अहम है वो महात्मा गांधी का भी है। कुछ समय पहले ही वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी की एक किताब आई थी, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। उस किताब में लिखा है कि जब 1971 में बांग्लादेश बना और पाकिस्तान कमजोर हुआ तो आरएसएस ने इंदिरा गांधी की तारीफ की थी। बल्कि आरएसएस प्रमुख गुरु गोलवलकर ने तो इंदिरा गांधी को खत लिखा था कि इस उपलब्धि के श्रेय का बड़ा हिस्सा आपको जाता है। वहीं जब 1974 में इंदिरा गांधी ने परमाणु विस्फोट किया तो भी आरएसएस ने उनकी प्रशंसा की थी। अटल बिहारी वाजपेयी आरएसएस के पहले स्वयंसेवक थे जो देश के प्रधानमंत्री बने थे और तब उन्होंने संसद में आरएसएस की तारीफ कुछ इस तरह से की थी। वो आरएसएस के संपर्क में आए, वो जानते हैं कि संगठन देश हित की सेवा के लिए समर्पित है। जिन स्वयंसेवी संगठनों को अपनी एकजुटता प्रकट करने के लिए बुलाया गया था उनमें आरएसएस भी था। कमाल देखिए कि जिस आरएसएस ने 1974 में परमाणु विस्फोट के लिए इंदिरा गांधी का समर्थन और बड़ाई की थी, उसी इंदिरा गांधी ने एक साल बाद ही 1975 में जब इमरजेंसी लगाई तो आरएसएस पर पाबंदी लगा दी थी। वो तो 1977 में जाकर वो पाबंदी हटी, जबकि तीसरी बार आरएसएस पर पाबंदी 1992 में बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को गिराए जाने के बाद लगी थी। तब कांग्रेस के ही पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, जिन्हें कुछ समय पहले आरएसएस से निकले दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारत रत्न दिया था। उस वक्त भी चंद्रशेखर जैसा नेता आरएसएस पर पाबंदी लगाने के खिलाफ था। अगर बीजेपी का कोई नेता आरएसएस की तारीफ करता है तो ये स्वाभाविक है, लेकिन समाजवादी सोच वाले चंद्रशेखर ने जिस तरह से आरएसएस की तारीफ संसद में की वो आरएसएस के विस्तृत फलक को दिखाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हमारा जितना भी विरोध हो वो संगठित, निष्ठावान, संकल्प वाले नवयुवकों का एक संगठन है। राष्ट्रपति बनने से पहले तक यानी 2012 तक विशुद्ध कांग्रेस की राजनीति करने वाले प्रणब मुखर्जी को 2018 में आरएसएस ने नागपुर में अपने मुख्यालय में बुलाया। मुखर्जी को तृतीय वर्ष शिक्षा वर्ग समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। तब काफी हंगामा हुआ था, लेकिन आरएसएस ने अपने 100 साल के सफर में कई बार विरोधी विचार वालों को अपने यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया, क्योंकि आरएसएस इस बात को मानता है कि असहमतियों के बीच ही सहमति का रास्ता भारतीय परंपरा का हिस्सा है। प्रणब मुखर्जी ही नहीं, आरएसएस अपने यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता और दलित चिंतक दादा साहेब रामकृष्ण सूर्यभान गवई को भी बुला चुका है। उसी तरह वामपंथी विचारों वाले कृष्णा अय्यर भी इस सूची में शामिल हैं। दरअसल आरएसएस के लिए महत्वपूर्ण ये नहीं है कि व्यक्ति उसके विचारों से सहमत है या नहीं, बल्कि आरएसएस अपने उन विचारों को विस्तार देने में लगातार जुटा हुआ है, जिसकी बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। मराठी भाषी एक महापुरुष ने 100 वर्ष पहले
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बीज बोया था। आज ये एक वटवृक्ष के रूप में अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। इसलिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए भी ये जरूरी है कि आरएसएस को एक खास चश्मे से देखने की जगह समग्रता में देखें, तब उन्हें राष्ट्रवाद का एक नया मुस्कुराता हुआ चेहरा दिख सकता है। बोले भारत के इस वीडियो में आज इतना ही। जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।